ओके गाइस, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में क्लास 11 का न्यू सेशन का जो सीबीएसई ने 28 मार्च को सिलेबस रिलीज किया है उसको टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे एंड समझेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ जिसमें मैंने चैप्टर वाइज डिटेल में सिलेबस को एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। एंड वो भी वीडियो बता दिया हूँ जिसमें आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है सीबीएसई का 28 मार्च को जो सीबीएसई ने 2025 से 26 का लॉन्च किया है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस बताया जाएगा क्लास 11 मैथ्स का, ठीक है। और ऑल्सो आपको ये भी पता चलेगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, ये भी आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो ऑल ओवर जितना भी कुछ हो सकता है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एंड सिलेबस समझते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से ही पीडीएफ डाउनलोड कर रखा था मैथमेटिक्स का सिलेबस का, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सिलेबस समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपका मैथमेटिक्स में आपका क्लास 11 तो 12th 2025 का दोनों का सिलेबस है, ठीक है। तो हमें तो क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा डिटेल में समझना है टॉपिक वाइज। तो हम क्लास 11 का इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप पढ़ सकते हो मैथमेटिक्स के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना, तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव भी बता रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। थोड़ा और स्क्रॉल करूंगा ना तो यहाँ से आपको समझना है। सबसे पहले आपका यूनिट वाइज वेटेज बता रखा है कि कितने कितने नंबर का वेटेज है यूनिट वाइज, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पे समझो कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा जैसा कि आप सभी को पता है, एंड 80 नंबर का आपका पेपर होगा फाइनल, ठीक है। यूनिट 1 में आपका सेट्स और फंक्शन है जो आपका 23 नंबर का है, ठीक है। 23 नंबर का आपका यूनिट 1 में सेट्स और फंक्शन है जिसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपके आते हैं 23 नंबर का। अलजेब्रा आपका आता है फिर उसके बाद, ये पूरा 25 नंबर का है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 4, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 आपका लीनियर इनइक्वालिटी, और चैप्टर नंबर 6 आपका है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। ये 4 चैप्टर मिला के आपका 25 नंबर का बनता है। और उसके बाद यूनिट 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपके पहला चैप्टर आपका कोनिक स्ट्रेट लाइन, एंड फिर आपका चैप्टर 9 जो आपका है कोनिक सेक्शन, एंड उसके बाद चैप्टर 10 आपका है 3D ज्योमेट्री, ठीक है। 3D ज्योमेट्री आपका है। ये 3 चैप्टर मिला के आपका कितना 12 नंबर का बन रहा है। कैलकुलस अकेला लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला चैप्टर जो है वो पूरा 8 नंबर का आपका अकेला लेता है। एंड स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो आपका है चैप्टर 12 एंड 13, ठीक है। ये आपका कितना बन रहा है 12 नंबर का, ठीक है। तो उसके बाद ये टोटल मिला के ये सारे नंबर मिला के आपके 80 नंबर का आपका पेपर होगा। और इंटरनल असेसमेंट जिसमें आपका टेस्ट होगा, पीरियोडिक जो भी टेस्ट होते वो होगा, एंड असाइनमेंट होगा, एंड तुम्हारा प्रोजेक्ट जो भी वर्क होगा, एंड तुम्हारा अटेंडेंस का नंबर 20 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मेंशन कर रखा है नो चैप्टर यूनिट वाइज वेटेज, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, यूनिट वाइज वेटेज है। एंड यहाँ पे बोल रखा है केयर टू बी टेकन, ठीक है। केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल चैप्टर, बोल रहा है कि सारे के सारे आपको चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूंगा नीचे, उसके बाद हमको समझना है टॉपिक वाइज, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं चैप्टर में, ये डिटेल में समझना है हमको। तो यूनिट 1 आपका सेट्स एंड फंक्शन है जिसमें आपका सेट्स में कौन कौन सा टॉपिक है ये बता दूं। सबसे पहले तो मैं कलर चेंज करता हूं। तो यहाँ पे आपका सेट्स में आपका सेट्स और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझना है आपको, ठीक है। सेट्स और इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके बाद आपका एम्पिटी सेट क्या होता है मैं सब कुछ डिटेल में आपको सिखाऊंगा, चिंता मत लो, ठीक है। एम्पिटी सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं हमारे, इक्वल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होते हैं हमारे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको डिटेल में सिखाऊंगा। सबसेट ऑफ अ रियल नंबर का स्पेशली इंटरवल लगा के नोटेशन लगा के कैसे हम सबसेट निकालते हैं ये भी आपको बताऊंगा। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं ये बताऊंगा। वेन डायग्राम से कैसे हम सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है सेट्स का सीखेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट कैसे डिफरेंस निकालते हैं सेट्स का ये भी समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं सेट्स का और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका है सेट्स में ये सारे टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 2 हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में कौन कौन सा हमारा टॉपिक्स है। सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं ये समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सेट का ये समझेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। टू फाइनाइट सेट, अगर तुम्हारा 2 सेट दिया हुआ है फाइनाइट तो उसका हम नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है, ऑफ रियल नंबर कितना r इंटू 3 जो है 3
तीन प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो 3 का R इंटू आर इंटू आर, ठीक है, कैसे निकालते हैं ये भी हम समझेंगे। उसके बाद है आपका डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन मतलब रिलेशन क्या होती है ये समझेंगे। उसके बाद पिक्टोरियल डायग्राम जो हम कैसे करते हैं ये समझेंगे। डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होता है हमारा, ये समझेंगे हम, ठीक है। फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन कैसे हम बताएंगे कि कोई हमारा रिलेशन फंक्शन है, कब हमारा रिलेशन फंक्शन है ये कैसे पता चलेगा हमें, इसको हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को ये समझेंगे। डोमेन क्या होते हैं इसमें, कैसे डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं और कोडोमेन निकालते हैं ये समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं ये समझेंगे, ठीक है। रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे फंक्शन का ये समझेंगे, ठीक है। कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ये हम समझेंगे ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है विद देयर ग्राफ, इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं ये पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ और कोसेंट, ठीक है, कैसे हम करते हैं, सम कैसे करते हैं फंक्शन का, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं फंक्शन को, ये हम समझेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपका रिलेशन एंड फंक्शन में सिलेबस में आ रहा है। एंड चैप्टर बड़ा है बट ये कहूंगा कि इस पे टाइम देने का है, ठीक है। टाइम दोगे एंड डिटेल में सीखोगे तभी ये चैप्टर आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें आपको पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। मीजरिंग एंगल्स इन रेडियन, रेडियन में कैसे हम एंगल्स को कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है एंड कन्वर्सन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर, एक मेजर से हम दूसरे मेजर में, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, डिटेल में समझेंगे, चिंता मत लो। उसके बाद आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, विद देयर हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है, कैसे करते हैं हम पूरा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा प्रूफ, प्रूफ करके दिखाओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1, ये आइडेंटिटी प्रूफ करके कैसे हमारा ट्रूथ है, क्या सही कैसे सही है ये हम सीखेंगे, ठीक है। सारे प्रूफ हम इसमें डिटेल में समझेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। जितनी भी आइडेंटिटी है सबका प्रूफ समझेंगे। यहाँ पे बोल रखा है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हम समझेंगे कौन कौन से साइंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसके ग्राफ्स कैसे बनेंगे ये भी पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड साइन एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ पे बोल रखा है कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई का कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसको ब्रीफली आइडेंटिटी जो है, जितनी भी आइडेंटिटी है उसका प्रूफ सारा हम समझ लेंगे ना, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड सारी एक्सरसाइज सोल्व करने की जरूरत है इसमें, तभी आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल में समझ आएगा। एंड फिर उसके बाद कुछ जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना ज्यादा ये चैप्टर आपको डिटेल में सीखते जाओगे इसको, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहा है डिड्यूसिंग आइडेंटिटीज लाइक, यहाँ पे बोल रखा है tan x प्लस में y tan x माइनस में y, ठीक है। यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी कोट x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी, साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इसका फॉर्मूला कैसे ये है। एंड कोस अल्फा प्लस में बीटा कोस अल्फा माइनस में बीटा, इसका फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे ये पूरा डिटेल में समझेंगे। आइडेंटिटीज रिलेटेड टू साइन 2x का फॉर्मूला कोस 2x tan 2x साइन 3x कोस 3x tan 3x, इसका पूरा फॉर्मूला कैसे, आइडेंटिटी कैसे प्रूफ की जाएगी पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी तक तो आपने क्लास 10th में जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लास 11th में जितनी डिटेल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे ना तब आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। एंड थोड़ा नीचे आते हैं, उसके बाद हमारा यूनिट 2 शुरू होता है। ये 3 चैप्टर आपके मिला के कितने हैं 23 नंबर के, ठीक है। एंड फिर हमारा यूनिट 2 है अलजेब्रा का, जिसमें हमारा चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमारा कैसे हमारे को जरूरत पड़ी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, कैसे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी इसको हम समझेंगे।
स्पेशली रूट -1 कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें आपको आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसको करेंगे वो भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। टू बी मोटिवेटिंग बाय इनएबिलिटी टू सोल्व सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सोल्व की जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से, तो इसको हम समझेंगे। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे एडिशन की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, माइनस किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, कैसे करते हैं वो पूरा हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्गेंट प्लेन में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आओगे, चैप्टर आपका 5 होगा लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। एनसीईआरटी का ये पूरा न्यू बुक का सिलेबस है, न्यू बुक आपकी है, उसमें पूरा का पूरा आपका डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी में आपको पहले लीनियर इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको बताई जाएगी। अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल, एक्स वेरिएबल हो सकता है, वाई वेरिएबल, कैसे सोल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी उसके माध्यम से, एंड नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम डिटेल में इसमें समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अलजेब्रा में ही हमारा चैप्टर कौन सा आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला। इसमें हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कैसे हम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते हैं इसको हम समझेंगे। फैक्टोरियल, जो हमारा ये होता है फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल जो n फैक्टोरियल है, ठीक है, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये कैसे हम निकालते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ NPR और NCR, इसका डेरिवेशन समझेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे आया ये हम समझेंगे, ठीक है। एंड देयर कनेक्शन एंड सिंपल एप्लीकेशन, जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लगा के देखेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आपको जब भी इजी लगेगा जब आप इसको जितना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। पहली बात तो आपको सारी एक्सरसाइजेस और एग्जांपल सोल्व करनी है डिटेल में, एंड दूसरा आपको जितना ज्यादा इसके क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा इसमें आप घुसते चले जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट पहले सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका चैप्टर ये बाइनोमियल थ्योरम है 7 चैप्टर, ठीक है। इसमें आपका क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसको मतलब हिस्टोरिकल क्या पर्सपेक्टिव था इसका बाइनोमियल थ्योरम का, इसको हम समझेंगे, ठीक है। एंड सब कुछ मैथमेटिकल है, चिंता मत लो। उसके बाद स्टेटमेंट एंड प्रूफ्स, इसका बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूलाज कैसे प्रूफ होंगे वो हम समझेंगे, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब आप फॉर्मूले पढ़ते आए हो, a+b के क्यूब का फॉर्मूला, ये सब कैसे आए ये इस चैप्टर में आपको पहली बात तो पता चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपका है पास्कल ट्रायंगल्स, इसमें सिंपल एप्लीकेशन इसका बाइनोमियल थ्योरम का, ये भी हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज इसकी सोल्व करेंगे ताकि ये चैप्टर आपको इजी लगे। उसके बाद आपका चैप्टर 8 आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर दे रखा है क्योंकि यूनिट वाइज है, तो लेकिन एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 8 है ये, ठीक है। तो इसमें आपको पहले सीक्वेंस एंड सीरीज समझाई जाएगी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक मीन, जो एपी से आपकी आती है अर्थमेटिक मीन, ये कैसे निकालते हैं ये पता चलेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि पूरा चैप्टर ये जीपी पे है बेस, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जर्नल टर्म, जैसे हम एपी में एन निकालते थे जर्नल टर्म ऑफ एपी, वैसे ही जर्नल टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे ये आपको पता चलेगा। सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, सम निकालेंगे कैसे जीपी में, इसका फॉर्मूला होता है, इसको कैसे हम करेंगे ये आप इस चैप्टर में समझोगे, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम समझेंगे। इसका सम कैसे निकालते हैं इनफाइनाइट जीपी का, ये हम समझेंगे। ज्योमेट्रिक मीन जीपी से आती है तो ये हम समझेंगे, और इसका रिलेशन एएम और जीएम का, ठीक है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन क्या है इस चैप्टर में समझेंगे। ये चैप्टर इतना इजी नहीं है जितना चैप्टर आपको इजी लगेगा, ठीक है। अभी ऊपर से आप बस टॉपिक समझो कौन कौन से टॉपिक्स है इसमें, ठीक है। लेकिन जब आप चैप्टर को डिटेल में समझोगे, क्योंकि क्लास 11 की मैथमेटिक्स इतनी इजी नहीं है, प्रैक्टिस मांगती है, टाइम मांगती है और एफर्ट मांगती है, ठीक है। आपको तीनों देना है तभी आपको मैथमेटिक्स 11th की इजी लगेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है 9, ठीक है। यूनिट 3 अब स्टार्ट होगी आपकी। ये 4 चैप्टर मिला के आपके 25 नंबर के बनते हैं। एंड यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है, मतलब इसमें चैप्टर 9 है, इसका नाम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर का नाम है। पहली बात तो इसमें बोला गया कि ब्रीफली रिकॉल, ठीक है, जो भी ब्रीफ रिकॉल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपने पिछली क्लास में 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, क्लास 11 ओ 10th में 7 चैप्टर था, तो उसको आपको रिकॉल करना है बोला गया है। चिंता मतलब मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे निकालते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन की कैसे कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, ठीक है, ये हम समझेंगे, ठीक है। पैरेलल टू एक्सिस पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है लाइन की,
कैसे मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन निकालते हैं लाइन की, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म डिटेल में समझेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर इजी नहीं है, बट ये कहूंगा कि हार्ड भी नहीं है अगर आप टाइम देते हो तो इस पे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट से लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम समझेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन आपका चैप्टर 10 है। इसमें आपको क्या समझना है, सबसे पहले तो आपको सेक्शंस ऑफ अ कोन, ठीक है। कौन से हमारे जो कोन होता है, देखो मैं बताता हूँ, कोन आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कोन आपने पढ़ा होगा इस टाइप का होता है थोड़ा, ठीक है, इस टाइप का बनता है। तो कौन से हमारे सेक्शंस, इसको काट काट के कौन कौन से सेक्शंस बनाए जा सकते हैं ये आपका बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कौन समझ मतलब कौन का पता होना चाहिए, एंड कौन का पता भी नहीं है तो भी आपको इसमें क्या क्या समझना है। देखो कौन से हम सर्कल्स बना सकते हैं, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सब हम डिटेल में समझेंगे इसमें, ठीक है। मेनली जो है सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला पे ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, कैसे निकालते हैं, ठीक है, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, कैसे इक्वेशन इसकी क्या क्या है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब होता है आपका कि जर्नल इक्वेशन क्या है इसकी, ठीक है, कैसे मतलब इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन होगी, इलिप्स और हाइपरबोला और आपका सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हम कैसे निकालते हैं और कैसे इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो उसको कैसे हम फाइंड करते हैं ये पूरा डिटेल में चैप्टर सीखेंगे, ठीक है। चैप्टर इजी है, बट ये क्या है, आपको एनसीईआरटी सोल्व करने की जरूरत है, ठीक है, तब आपको इजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे आओगे तो आपका चैप्टर 11 है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक आपने 2 डायमेंशन पढ़ा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 3 डायमेंशन में आपका जेड एक्सिस और आ जाएगा, देखो जेड एक्सिस और आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्लास 10th में आपने 7 चैप्टर आपने वो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन तक पढ़ी थी, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशन और आ जाएगा जेड एक्सिस वाला, ठीक है। ये एक्स था, ये वाई था और ये जेड एक्सिस और आ जाएगा आपका। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतना यूज नहीं है, बट आपको बेसिक ही पता जाएगा 3 डायमेंशन का। क्लास 12th में आपका ज्यादा यूज है इसका, ठीक है। एंड थोड़ा बड़ा चैप्टर है क्लास 12th में, तो वहां समझोगे आप। तो इसमें आपको क्या करना है, क्लास 11 की 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे निकालते हैं, आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे बोल रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन में कैसे निकालते हैं ये हम समझेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये हम समझेंगे। क्योंकि अभी तक आपने क्या देखा होगा, कोई भी पॉइंट होता है 2 एक्सिस पे तो 2,3, तो ये ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को। लेकिन 3 डायमेंशन में आपका क्या होगा, एक और आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1,2,3, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे इसमें। तो यही आपका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे ये आप समझोगे, ठीक है। चिंता मतलब डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, अगर आपका एक कोऑर्डिनेट ये दे दिया जाए और दूसरा दे दिया जाए तो उसके बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं वो हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे आओगे, यूनिट 4 में आपका एक ही चैप्टर आता है कैलकुलस में, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी भी नहीं है एंड हार्ड आपको थोड़ा लग सकता है, क्योंकि ये आपसे प्रैक्टिस मांगता है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मांगता है आपसे, ठीक है। आप दोनों आपको देना पड़ेगा तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव में क्या क्या चीजें पढ़नी है हमको, सबसे पहले तो डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस एज अ रेट चेंज, ठीक है। कैसे रेट चेंज होता है तो हमारा डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। स्मॉल चेंज होता है तो उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, तो वो हम पूरा डिटेल में समझेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस फंक्शन, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकली इसको समझेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है थोड़ा आइडिया लगाओगे लिमिट का, कैसे लिमिट का थोड़ा आइडिया आपको लगेगा यहाँ पे। उसके बाद लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल का लिमिट कैसे होता है, रैशनल फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल जो आपका ई की पावर एक्स होता है जो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लोगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है, ये आप डिटेल में समझोगे। उसके बाद आपका है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, रिलेटेड इट टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। डेरिवेटिव को ही हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही आपको समझना है। एंड उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ठीक है, कोसेंट हो गया ऑफ अ फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है।
और पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यही सब टॉपिक है इसमें। एंड यूनिट 5 में आपका चैप्टर 13 आता है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर 14 है। तो स्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आपका रेंज पढ़ना है, आपको मीन डेविएशन। ठीक है, रेंज आपने पहले भी पढ़ा होगा, मीन डेविएशन आपने यहाँ पे न्यू पढ़ोगे आप। अभी तक आपने क्लास 10th में क्या मीन मीडियन मोड पढ़ा है एंड ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझा है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, मीन डेविएशन। ठीक है, डेविएशन क्या होता है ये भी समझोगे। वेरिएंस पढ़ना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। ठीक है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का। ठीक है, अनग्रुप डेटा आपको पता होगा, जैसे कोई भी नंबर दे दिया 2 3 4 का, आपको मीन डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और वही ग्रुप डेटा में क्या होता है, आपका FI भी देता है और XI भी देता है, तो आपका ग्रुप डेटा बन जाता है। क्रॉस इंटरवल भी देता है, तो वो भी आपका ग्रुप डेटा है। तो इसमें हम पूरा डिटेल में समझेंगे, फाइंड करना कैसे हम मीन डेविएशन फाइंड करते हैं, वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, इसी चैप्टर है। बस आपको NCERT सोल्व कर लोगे तो आपको चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमको इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी थी क्लास 10 तक। ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आपको क्लास 11th में थोड़ा एडवांस पढ़ना है। ठीक है, एंड क्लास 12th में पूरा एडवांस पढ़ना है। ठीक है, तो आपने अगर इसमें सेट्स वाला जो चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 1, उसके बाद आपको ये चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा और अंडरस्टैंडिंग लगेगा। ठीक है, तो इवेंट क्या होते हैं, कैसे अकरेंस ऑफ इवेंट, कैसे इवेंट आते हैं। ठीक है, और नोट क्या होता है, एंड क्या होता है, और इवेंट क्या होते हैं। नोट मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, सिंपली मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ। तो एंड मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, और मतलब यूनियन निकालना है। ठीक है, एंड आपका एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये आपको समझना है। ठीक है, सैंपल स्पेस भी आप इसमें समझोगे सबसे पहले, तो ये सब है। एंड उसके बाद आपका कनेक्शन विद अदर्स थ्योरीज, अर्लियर क्लासेस जो आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, उसका भी आपका कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो वो थोड़ा आप समझोगे। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो आप समझोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट मतलब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब आपका यूनियन। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल में सिलेबस। ठीक है, उसके बाद आपका ये तो आपको 80 नंबर का सिलेबस था। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया गया है, कौन कौन सा आपका चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको। एंड क्योंकि चैप्टर बड़े हैं और थोड़ा आपको हार्ड भी लग सकते हैं अगर आप इस पे अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आप अगर इस पे टाइम नहीं देते हो तो, क्योंकि क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है ना, वो थोड़ी क्लास 12 से थोड़ी आपको लग सकती है हार्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ी थी तो मुझे भी थोड़ी हार्ड लगी थी। आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या देना है, टाइम देना है और एफर्ट देना है। ठीक है, तो आपको चैप्टर इजी लगेंगे। और क्योंकि एनसीईआरटी पूरी सोल्व करनी है आपको, पहली बात तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब कुछ सोल्व करना है, जो कि मैं कराऊंगा, चिंता मत लो। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाएंगे एंड सैंपल पेपर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ पे एक तो 20 नंबर का आपको जो यहाँ पे दे रखा है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट, इसका थोड़ा आपको बता दूं, जिसमें आपका पीरियोडिक टेस्ट है। ठीक है, 3 पीरियोडिक टेस्ट है। थोड़ा नीचे जाता हूँ, मैं सबसे नीचे आपका इसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो थोड़ा नीचे जाता हूँ। क्लास 12 के सिलेबस के बाद है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो बताया गया कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट। ठीक है, इसमें आपका बताया गया कि आपका जो 20 नंबर का है उसमें आपका प्री मिड टर्म होगा एक पीरियोडिक टेस्ट 1, मिड टर्म आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 और मिड 3 आपका, मतलब कि इसको पोस्ट मिड टर्म बोला गया है, पीरियोडिक टेस्ट 3। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बताया गया है कि भैया जुलाई से अगस्त के बीच में, नवंबर में होगा, दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा पढ़ लो। यहाँ पे बोला गया दिस इज ओनली सजेस्टिव शेड्यूल। ठीक है, कि भैया ये तो बस एक सजेस्टिव शेड्यूल है जो हमने बता दिया गया है। स्कूल फॉलो करता है कि नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलता है, तो उसकी मर्जी है। ठीक है, स्कूल में कंडक्ट पीरियोडिक टेस्ट एज पर देयर कन्वेंस। ठीक है, मतलब उसको जैसा अच्छा लगे कर सकता है। यहाँ पे बोल रखा है दी विंटर बाउंड स्कूल वो डेवलप्ड देयर ओन शेड्यूल, यहाँ पे बोल रहा है कि अपना ओन शेड्यूल ये डेवलप कर सकते हैं। एंड टाइम गैप्स बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट, जो भी आपका ये टेस्ट है उसके बीच में जितना भी टाइम गैप रखना है, ये स्कूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एवरेज ऑफ मार्क्स, ये सब पूरा डिटेल में बताया गया, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है,
तो ये था आपका पूरा डिटेल में मैथमेटिक्स का क्लास 11 का सिलेबस। मैंने कोशिश कर रहा हूँ पूरा डिटेल में बताने की, एंड आपको पूरा समझ भी आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो इस चैनल से जुड़ जाना, एंड जितनी वीडियोस आएगी डिटेल में आएगी एंड इजी लैंग्वेज में आएगी, तो आपको समझ आएगा। एंड पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, ठीक है।